Hello everybody. Now in this lecture we are going to discuss the remaining part of the transportation in plants. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट के टाइप कितने हैं, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था. आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट उसका, इसके अलावा जो क्या कहते हैं ये ऑस्मोसिस क्या है, तो ये सारी चीज़ें, और प्लांट वाटर रिलेशनशिप को भी पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोनिसिटी. टोनिसिटी यहाँ पे आप देखिए, जब आप पढ़ते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल है, आपको ऐसे सवाल भी दिए जाते हैं और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि उसको हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, हाइपरटोनिक. हालांकि एनसीईआरटी में केवल नाम दिया हुआ है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो आइसोटोनिक. तो हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को आपको बता देते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. दूसरा क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक. और थर्ड इज द आइसोटोनिक. आपको समझने के लिए बस और बस एक चीज आपको समझना है. टॉनिक का मतलब आप समझ लीजिएगा मॉलिक्यूल या सोल्यूट. देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टॉनिक का मतलब क्या है, सोल्यूट. अभी मैं टॉनिसिटी के बारे में, टॉनिसिटी का डेफिनेशन आपको बताऊंगी. टॉनिक का मतलब क्या है, सोल्यूट. अब आप बताइए, हाइपोटोनिक मतलब लो सोल्यूट, हाइपरटोनिक का मतलब हाई सोल्यूट्स, आइसो का मतलब सेम सॉल्यूट. अब आपसे एग्जामिनर या कोई भी पूछता है कि अगर आप एक सेल को, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं. तो चलिए जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने एक सेल लिया और इसको कहाँ पे रख दिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये हमारी सेल है, ये हमारा सोल्यूशन है. अब आप देखिए ऐसे निकालेंगे, सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है. सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक मतलब कम सोल्यूट है, कम सोल्यूट है यहाँ पे एज कंपेयर टू सेल. एज कंपेयर टू सेल, मेरी बात ध्यान सुनना है. सेल को आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, मतलब सोल्यूशन में सोल्यूट कम है एज कंपेयर टू सेल, तो सेल में सोल्यूट क्या है, ज़्यादा है. अगर सेल में सोल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा, जल्दी बताइए, कम होगा एज कंपेयर टू सोल्यूशन. सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है. बताइए मूवमेंट किधर से किधर होगा, वाटर का मूवमेंट या सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा. तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा बताइए, फ्रॉम सोल्यूशन टू सेल, फ्रॉम सोल्यूशन टू सेल. और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंड ऑस्मोसिस. क्या नाम दिया हमने, एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, अब दो कंडीशन, अगर एंडोस्मोसिस हुआ तो सेल क्या हो गई, स्वेल करी, और सेल जब स्वेल करी तो इसको हम लोग कहते हैं टर्जिड सेल, टर्जिड सेल. और जब ये सेल, टर्जिड सेल जो है वो सेल क्या करेगी, एक प्रेशर, यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर. अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये टर्गर प्रेशर किसको कहते हैं हम लोग. टर्गर प्रेशर का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारी ये सेल है, ये एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है. तो प्लांट सेल मैंने ऐसा बनाया क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लांट सेल में सेल वॉल है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है. टर्गर प्रेशर क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना है. टर्गर प्रेशर का मतलब यह है कि प्रेशर, ठीक है, हम प्लांट सेल की बात, एनिमल सेल की बात करें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, टू द प्लाज्मा, ऑन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब ये है सेल, सेल के अंदर क्या है, सब कुछ ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है. सेल के अंदर सबको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. उसमें न्यूक्लियस भी आता है, ऑर्गेनेल्स भी आते हैं. आई हैव डन द क्लासिफिकेशन इन प्रीवियस लेक्चर. आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये सारे क्लासिफिकेशन मैंने कराया है, किसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, किसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे. तो जो सेल के अंदर क्या होगा, ये प्रोटोप्लाज्म बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा, सिंपल सी बात है, उसी को हम टर्गर प्रेशर कहेंगे. लेकिन ये प्रेशर किस पे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा. अगर हम प्लांट सेल देखते हैं तो प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर क्या होता है,
प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर होता है। अब प्लांट सेल में सेल वॉल हटा देते हैं तो क्या बचता है, प्रोटोप्लास्ट बचता है। तो प्लांट सेल में हम प्रोटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। वहाँ पे ये कहेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट ऑन द सेल वॉल, ऑन द सेल वॉल। मेरी बात ध्यान से सुना है। तो टर्गर प्रेशर एनिमल सेल में उसका डिफिनीशन दूसरा होगा, प्लांट सेल में डिफिनीशन दूसरा होगा। एनिमल सेल में हम कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगाया गया प्रेशर, और प्लांट सेल में कहेंगे प्रोटोप्लास्ट के द्वारा सेल वॉल पे लगाया गया प्रेशर को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चलिए अगर यहाँ पे सेल एंड ऑस्मोसिस तो हुआ, एंड ऑस्मोसिस हुआ, सेल स्वेल कर गई, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्जिड सेल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, मान लीजिए इफ़ ये एनिमल सेल है, अगर ये एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है, तो क्या होगा, अगर इस एनिमल सेल को आप ज़्यादा देर तक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, तो आरबीसी क्या करती है, बर्स्ट कर जाती है। बर्स्ट इसलिए कर जाती है क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं है, एक टाइम टर्गर प्रेशर मैक्सिमम होगा और वो बर्स्ट कर जाएगी। जबकि अगर ये प्लांट सेल है, इफ़ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट, डू नॉट बर्स्ट, प्लांट सेल नहीं फटती क्योंकि उसके पास एक सेल वॉल है। जितना इधर से टर्गर प्रेशर लगेगा उतना उधर से वॉल प्रेशर लगता है। तो टर्गर प्रेशर का अपोजिट क्या होता है, वॉल प्रेशर। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो एनिमल सेल जनरली ज़्यादा देर तक रखने से बर्स्ट हो जाती है, जबकि प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होती है, बिकॉज टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। हाँ, कभी अगर टर्गर प्रेशर बढ़ गया बहुत ज़्यादा वॉल प्रेशर से, तो प्लांट सेल बर्स्ट कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं कि अगर टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर से बढ़ गया तो सेल क्या करेगी, बर्स्ट कर जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइपोटोनिक। लेट्स डिस्कस अबाउट द हाइपरटोनिक। फिर वही बात है, अगर आपने एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा, मतलब सोल्यूशन हाइपर मतलब ज़्यादा, टॉनिक मतलब सोल्यूट यहाँ पे ज़्यादा है, सॉल्वेंट यहाँ पे कम है, एज कम्पेयर टू सेल, सेल में सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो बताइए, सेल में सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ बाहर आएगा, बताइए, बाहर आएगा, मतलब सेल से बाहर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सॉस्मोसिस। ये क्या होगा, एक्सॉस्मोसिस, ठीक है। और सेल क्या कर जाएगी, सेल श्रिवल कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगी। अगर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है आपको, अगर ये प्लांट सेल है, इफ़ प्लांट सेल, चलिए एकदम प्लीज़ फोकस्ड रहना आपको। अगर ये प्लांट सेल है तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, मतलब यहाँ पे सेल वॉल होगी, ठीक है, सेल वॉल है और सेल का पूरा 90% वैक्यूल होता है। सेल का 90% क्या होता है, वैक्यूल। न्यूक्लियस पेरीफेरल होता है, बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियस क्या होता है, पेरीफेरल। ओके, अब बताइए, अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल को अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आप रखते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट। ये क्या होता है, आपको मैंने एक चीज़ बताया है, जब मैं आपको वैक्यूल पढ़ा रही थी, तो रिकॉल करिए, वैक्यूल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। याद आ रहा है क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या करता है, आयंस और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर करता है। क्यों, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि याद है ना, टोनोप्लास्ट के अंदर आयंस और मॉलिक्यूल का तो जो सेल टोनोप्लाज्म है, या हम कह सकते हैं वैक्यूल के अंदर आयंस और मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। ऐसा क्यों होता है, ये सेल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, क्योंकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है मॉलिक्यूल्स और वाटर के लिए, वो बैरियर का काम नहीं करती है। प्लांट की सेल वॉल क्या है, बस प्रोटेक्शन देती है, वो वाटर और मॉलिक्यूल के लिए फ्रीली परमिएबल होती है, ठीक है। तो इनका बस एक मेथड है कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो टोनोप्लाज्म के अंदर सेफ रहें, ठीक है। टोनोप्लाज्म में उनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है सेल सैप के अंदर, और इनका कंसंट वाटर और मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन जो होता है वो वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में वाटर ज़्यादा है,
ठीक है। वैक्यूल में वाटर कम है क्योंकि यहाँ पे आयन मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो आपको ये समझना है कि जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये प्लांट सेल है और ये वैक्यूल है, इसकी सेल वॉल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाटर साइटोप्लाज्म से बाहर होता है। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी IMP। आपको याद रखना है कि वाटर का मूवमेंट, क्योंकि वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर जाएगा, एग जो ऑस्मोसिस होने जा रहा है, तो सबसे पहले वाटर साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन वैक्यूल की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा है। फिर वाटर कहाँ जाएगा, वैक्यूल से भी बाहर निकल जाएगा। तो जब आप प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वाटर फर्स्टली मूव्स आउट ऑफ, ठीक है, मूव्स आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। तो क्या होता है, एक टाइम आता है कि वाटर काफ़ी कम हो जाता है इसमें, और जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाती है, सेल वॉल से दूर हो जाती है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करके सेल वॉल से दूर हो जाती है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और ऐसी सेल को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। दिस सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। सो प्लाज्मोलाइज्ड सेल आपको कहाँ पे ऑब्टेन मिलेगा, ये तो फीचर किसका है, प्लांट सेल का ही है, क्योंकि प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है। सो प्लाज्मोलिसिस इज द फीचर ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। उसके बाद ये प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस कैसे, अगर सेल को आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने पे पहले वाटर साइटोप्लाज्म से बाहर आता है, फिर वाटर वैक्यूल से बाहर आता है, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस जो होती है, प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये है, अगेन अगर आप प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, अगेन प्लाज्मोलाइज्ड, चलिए मैं इसको मिटा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अगेन तो हमने क्या किया, सेल लिया, सेल को किस में रखा, हाइपरटोनिक में रखा। हाइपरटोनिक में रखा तो क्या मिला, प्लाज्मोलाइज्ड सेल मिला। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगेन आप हाइपोटोनिक में रखेंगे, हाइपोटोनिक, तो ये क्या हो जाएगा, इस सेल फिर से स्वेल कर जाएगी, सेल फिर से अपने नॉर्मल शेप साइज को रिगेन कर लेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल में वाटर बिल्कुल नहीं है और उसी सेल को वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। जब उसी सेल को हम किस में रखेंगे, हाइपोटोनिक, ठीक है ना, तो क्या होने लग जाएगा, क्योंकि हाइपो में वाटर सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर का सोल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है, तो वाटर सेल के अंदर आने लगेगा। आप वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो अभी हमने बताया। तो सेल फिर से स्वेल कर जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस। और ऐसी सेल को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल किस में मिलेगा और डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कैसे मिलेगा। तो ये जो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके। कभी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो सेल वॉल है और श्रंकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके बीच में कैसा सोल्यूशन होगा भाई, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। बिटवीन द सेल वॉल एंड श्रंकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कैसा सोल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि ये केस हमें किस सोल्यूशन में रखने पे मिला, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने पे मिला है। आप प्लाज्मोलिसिस का केस पढ़ सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आ जाती है तो जो शोर्स पे, समुद्र के किनारे जो पेड़ होते हैं या जो वहाँ पे समुद्र के किनारे जो पेड़ होते हैं वो मुरझा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जानते हैं आप कि जो बाढ़ जो वहाँ पे अगर बाढ़ आई हुई है तो वाटर साल्टी वाटर है, बाहर वाटर कैसा है, सॉल्टी वाटर है, मतलब वहाँ पे सोल्यूट कंसनट्रेशन का वो हाइपरटोनिक है, ठीक है। जबकि सेल का जो प्लांट के अंदर का जो सेल है उसके कंपैरिजन में बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है, वाटर कम है, ठीक है। वहाँ तो क्या होगा, प्लांट के जो सेल से वाटर बाहर की एक्सऑस्मोसिस की प्रोसेस होने लगती है और सेल प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, जिसको हम विल्टिंग कहते हैं, ठीक है, विल्टिंग कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कभी जैसे आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड मतलब जो हर्बिसाइड या हर्बिसाइड यूज़ करते हो, तो हर्बिसाइड में जो आप दवाइयों का छिड़काव करते हो घास वगैरह को, पतवार वगैरह को हटाने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए, तो वही भी है। पेस्टिसाइड में जो हम लोग हर्बिसाइड बनाते हैं उसका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। तो जो वीड होता है उसकी सेल्स से वाटर बाहर आ जाता है और वीड्स क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। तो प्लाज्मोलाइसिस आप डेली बेसिस पे भी आप इसको फील कर सकते हो।
तो हमने ये चीज़ आपको बताया, ये आप ध्यान से समझना। प्लाज्मोलाइज्ड कब होगा, यहाँ पे बताइए मुझे क्या होगा, वॉल प्रेशर ज़्यादा होगा टर्गर प्रेशर से, इस केस में प्लाज्मोलिसिस होगा ना, ये समझ रहे हैं ना आप, वॉल प्रेशर ज़्यादा होगा टर्गर प्रेशर से। तो ये चीज़ आएगी, क्योंकि वॉल प्रेशर ज़्यादा है और टर्गर प्रेशर कम होगा, तो सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। आइसोटोनिक क्या है, अगर आप किसी सेल को ऐसे मीडियम में रखते हैं जो आइसोटोनिक है, मतलब जहाँ सेल और बाहर के सोल्यूशन का जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो दोनों सेम होगा, तो देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, और सेल एज इट इज़ बनी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैसिड सेल। क्या कहते हैं, फ्लैसिड। हालांकि मैं इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ, एनसीईआरटी में फ्लैसिड आइसोटोनिक को दिया हुआ है, तो मैं भी यही बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो फ्लैसिड सेल कहाँ मिलेगी, आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखने पे मिलेगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे क्या टॉपिक है आप में, तो ये टोनिसिटी हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखने पे क्या होगा। चलिए कम टू द प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो इसमें हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि प्लांट का वाटर से कैसा रिलेशन है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप में देखिए आपके एनसीईआरटी में कुछ लाइंस दी हुई है, हालांकि आप ये कि वाटर किस तरीके से प्लांट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें दिया है कि वाटर मेलन्स हैज़ 92%, तो ये आप एनसीईआरटी साथ में लिए रहिए और आपको ये लाइन्स याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता है। जैसे दिया वाटर मेलन हैज़ 92% ऑफ वाटर, हर्बेसियस प्लांट 10 to 15% ऑफ वाटर, ठीक है। मेच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, मतलब एक मेच्योर प्लांट जो कॉर्न प्लांट है, मक्के का पौधा है, एक दिन में कम से कम 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन 5 आवर्स, एक जो सरसों का पौधा है वो अपने वेट के बराबर वाटर केवल 5 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। एक लाइन लिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। दैट इज़ वेरी वेरी IMP कि वाटर, क्योंकि वाटर की डिमांड इतनी ज़्यादा है, ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ वाटर इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, फॉर द ग्रोथ एज वेल एज फॉर द प्रोडक्टिविटी। दोनों कहाँ, एग्रीकल्चर में भी है और नेचुरल इन्वायरमेंट में भी। सो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर द हाई डिमांड ऑफ वाटर, ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ वाटर इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर for the growth and productivity in both the cases, in agriculture as well as in the natural environment. Okay, अब हम लोग देखते हैं वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब अब दैट इज द एनर्जी, जो भी है फ्री एनर्जी, या जो भी हम कह सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। वाटर पोटेंशियल का मतलब है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, मतलब वाटर के पास कितनी फ्री एनर्जी है उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं तो वाटर। अब जैसे कि वाटर पोटेंशियल की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट को हम लोग कहते हैं पास्कल और किलो पास्कल। अब देखिए, अब बताइए मुझे कि ऐसा कैसा वाटर है जिसकी एनर्जी जिसमें फ्री एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, प्योर वाटर। क्योंकि प्योर वाटर किसी से बाइंड नहीं किया है तो उसकी फ्री एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या है, मैक्सिमम है। समझिएगा, ध्यान से समझना है। वाटर पोटेंशियल को हम लोग साइड W से डिनोट करते हैं। वाटर पोटेंशियल का मतलब है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है जो 0 होता है। मतलब वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है, वाटर पोटेंशियल कांट बी पॉजिटिव एवर, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 0 है। ये नेगेटिव हो सकता है, वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए वाटर पोटेंशियल के आगे अब हम लोग कभी अगर मान लीजिए हमारा ये प्योर वाटर है, ठीक है, ये प्योर वाटर है, दिस इज़ द प्योर वाटर, मैं यहाँ लिख रही हूँ। प्योर वाटर में हम कुछ सोल्यूट ऐड करना शुरू कर दिए, तो बताइए यहाँ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर घटेगी, क्योंकि वाटर सोल्यूट से मान लीजिए सोडियम ऐड करना शुरू किया हमने, तो वाटर
सोल्यूट से ऐड वाटर जो है वो सोल्यूट से रिएक्ट करेगा तो उसकी फ्री एनर्जी कम होना शुरू होगी, मतलब उसकी वाटर पोटेंशियल उसका घटने लग जाएगा। घटेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, जब हम सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल घटता है। इसको हम लोग कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान देना है आपको, सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, वाटर में सोल्यूट मॉलिक्यूल को ऐड करने पे वाटर पोटेंशियल घटेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल, जो हमेशा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे वाटर हो गया और सोल्यूट हो गया, तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन। क्या बन गया, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल भी हमेशा नेगेटिव होता है। सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल भी हमेशा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। सोल्यूशन का सब कुछ आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि आप अपना टाइम ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ के वेस्ट नहीं करिए। बस मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर कर रही हूँ। देखिए, सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि सोल्यूट ऐड करा तभी सोल्यूशन बना, तो सोल्यूशन का भी वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आई। अब चलिए देखिए होगा क्या, जितना ज़्यादा सोल्यूट आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा आप सोल्यूट ऐड करते जाएंगे। बताइए मुझे एक बात, दो सिस्टम मैंने ले लिया, दो सिस्टम ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने वाटर लिया है, यहाँ पे भी मैंने वाटर लिया है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 सोडियम ऐड किया, यहाँ पे हमने 2 सोडियम ऐड कर दिया। बताइए मुझे, ये -1 हो गया, ये -2। तो जितना ज़्यादा सोल्यूट हमने ऐड किया, जितना ज़्यादा सोल्यूट हमने ऐड किया, उतना ज़्यादा उसका सोल्यूट पोटेंशियल, हम कह सकते हैं कि उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा और उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। कहने का मतलब मोर नेगेटिव है तो ज़्यादा कम है, मोर नेगेटिव ज़्यादा कम है ना। -1 और -2 में बड़ा कौन है, -1 बड़ा है। तो सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा और उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। सोल्यूट पोटेंशियल समझ में आ गया। चलिए, अब क्या होता है कि जो वाटर पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, एक है सोल्यूट पोटेंशियल और एक है प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, हम यहाँ पे बता दें, सोल्यूट पोटेंशियल समझ में आ गया, प्रेशर पोटेंशियल समझना है। प्रेशर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एकदम ध्यान समझना। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से मैंने वाटर रख दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम लगाते हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पे फ्री उसका एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब उसका पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, और प्रेशर कम है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। प्रेशर अगर हम घटा देंगे तो स्पेस बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होने जा रहा है, वॉल्यूम कम होने जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका जो मूवमेंट है बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, जो पोटेंशियल का मतलब काइनेटिक एनर्जी से है, मूवमेंट बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है कि प्रेशर बढ़ाने पे वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, घटाने पे घट जाता है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो ये प्रेशर पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर पोटेंशियल ज़ीरो है तो आपसे एग्जामिनर पूछता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से याद रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर पोटेंशियल ज़ीरो है तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमें ये पता है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा। वेरी वेरी IMP, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होगा, सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा। ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। हाँ, अब आप एक बात बताइए मुझे कि जो वाटर का मूवमेंट होता है, जो वाटर का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू
लो वाटर पोटेंशियल। दूसरी चीज़ क्या है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। कहाँ होता है, हाइपो से हाइपर। हाइपो मतलब कम सोल्यूट है, सॉल्वेंट ज़्यादा। हाई सॉल्वेंट से सॉल्वेंट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कहाँ होता है, लो सॉल्वेंट होता है, लो सॉल्वेंट की तरफ होता है। वाटर का मूवमेंट हमेशा लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव होता है, मोर नेगेटिव। ये पॉइंट आप याद रखना, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली आ गया। क्योंकि लेस नेगेटिव का मतलब क्या होगा, अब आप दिमाग में ये चीज़ लगा सकते हैं कि वहाँ पे सोल्यूट कम है। लेस नेगेटिव का मतलब सोल्यूट कम है, और मोर नेगेटिव का मतलब सोल्यूट ज़्यादा है। तो जहाँ पे सोल्यूट कम है वो हाइपोटोनिक है, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक है। तो वाटर का मूवमेंट हमेशा लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव होता है। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक सेल है, सेल ए है, ठीक है ना, सेल ए है, सेल ए, और इसका जो वाटर पोटेंशियल है 0 है। 0 मतलब ये प्योर वाटर है, दिस इज़ एब्सोल्युटली प्योर वाटर। सेल बी है, और इसमें मान लीजिए हम ऐसे बताते हैं, सेल ए है, प्योर वाटर है, सेल बी में एक सोडियम ऐड कर दिया तो ये सॉल्टी वाटर हो गया ना, दिस इज़ द सॉल्टी वाटर। मान लीजिए इसका वाटर पोटेंशियल 1 किलो पास्कल हो गया। कितना हो गया, -1, नॉट पॉजिटिव, नेवर एवर, ये गलती नहीं करनी। और सेल सी है, इसमें 2 सोडियम ऐड कर दिया, प्योर वाटर में 2 सोडियम ऐड किया, यहाँ प्योर वाटर में 1 सोडियम ऐड किया, तो -2 किलो पास्कल हो गया, ठीक है, 2 किलो पास्कल हो गया। अब आपको ये समझना है। अब मुझे बताइए कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये करेगा कि ये बताइए कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, जल्दी बताइए, जल्दी लगा चुके, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। ये तो ऐसे क्विजेस आते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे आप लगाते हो, तो वाटर का मूवमेंट सबसे पहले कहाँ से कहाँ होगा बताइए मुझे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे पहले वाटर का मूवमेंट A to C होगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, आप लगा सकते हैं अपने से। A to C होगा क्योंकि यहाँ पे वाटर सबसे कम है, यहाँ पे वाटर सबसे कम है, यहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे सबसे, मतलब जो डिफरेंस है वाटर का यहाँ सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था डिफ्यूजन जो होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो सबसे पहले A to C आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव है ही नहीं, मोर नेगेटिव, तो ये 0 है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो मोर नेगेटिव होगा वहाँ पे। फिर A to कहाँ जाएगा, B जाएगा, और फिर C to B आएगा कि B to C, B to C, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो वाटर का मूवमेंट हमेशा लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब वाटर का मूवमेंट एक और चीज़ होता है, वाटर का मूवमेंट एक और चीज़ होता है कि लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अब मैं बहुत डिटेल आपको नहीं बताऊंगी, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है क्योंकि चैप्टर अधूरा ना रह जाए, कोई चीज़ें ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा और डीपीडी के बारे में पता ही नहीं है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए डीपीडी का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना है। अभी मैंने बताया वाटर का मूवमेंट कहाँ कहाँ से होगा। ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि लो डीपीडी टू, क्योंकि इस पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते थे, अभी तो बस एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन दे देते हैं। मे भी उनका दिमाग घुमा तो कहीं से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आप थोड़ा सा भी 2 मिनट के लिए आप गलती मत करिए, पढ़ लीजिए। डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, एकदम सिंपल है, समझना है आपको। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट मतलब डिफ्यूज़न प्रेशर में जो कमी आएगी, डेफिसिट का मतलब कमी। अब जैसे आप ड्यू टू द एडिशन ऑफ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर में जो आपने सोल्यूट बनाया, डाला, सोल्यूट डाला, ठीक है। प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर तो मैक्सिमम होता है ना, ये तो पता है आपको। प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। जब आपने उसमें कोई सोल्यूट ऐड किया, तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर घटा क्योंकि उसकी फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसका डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है ना, डिफ्यूजन प्रेशर उसका घट जाएगा। तो डीपीडी क्या है, यही है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीमेंट इन द डिफ्यूजन प्रेशर इज द डीपीडी, ठीक है ना। मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट। तो डीपीडी क्या है, जितना सोल्यूट आप मिलाते जाओगे डीपीडी उतना कम होती जाएगी,
तो बताइए मुझे एक बात बताइए, तो हम कह सकते हैं डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट्स, है ना। मतलब डीपीडी मतलब जो डेफिशिएंसी है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कहने का मतलब ये है, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हमने ये लिया, आप एकदम ध्यान से समझना, ये हमने एक सिस्टम ले लिया, यहाँ प्योर वाटर है, ये क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है, यहाँ पे भी वाटर है। दूसरा सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे प्योर वाटर है और यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान सुनना, यहाँ प्योर वाटर छोड़ दिया और यहाँ पे हमने 2 सोल्यूट ऐड कर दिया, यहाँ प्योर वाटर छोड़ दिया, हमने यहाँ पे 4 सोल्यूट ऐड कर दिया। बताइए मुझे एक बात बताइए, कहाँ डिफ्यूजन फास्ट होगा, कहाँ डिफ्यूजन में कमी आएगी, बस इतना बताइए, डिफ्यूजन में कमी कहाँ आएगी। डीपीडी डिफ्यूजन, यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर में कमी, जैसे ये डिफ्यूजन फास्ट कहाँ होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, डिफ्यूजन फास्ट यहाँ होगा। 1 मिनट, डिफ्यूजन फास्ट यहाँ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना जो डिफ्यूजन प्रेशर है, हमने अभी आपको क्या बताया कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब ये है कि डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आना ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट। जितना सोल्यूट आप ऐड करते जाओगे डिफ्यूजन में उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कमी आएगी, डिफ्यूजन के प्रेशर में उतनी कमी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक मिनट मैं अभी क्या क्या बोल गई मुझे खुद नहीं पता, सॉरी, फिर से मैं इसको देखती हूँ। जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब ये है कि डिफ्यूजन प्रेशर में जो कोई भी अगर ये प्योर वाटर है, यहाँ पे आपने क्या किया आपने सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ऐड करने के बाद इसका डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अभी मैं बहुत इलेबरेट करके नहीं पढ़ा सकती क्योंकि आपको ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर कभी पूछ गया तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं उसको बता दे रही हूँ। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो वक्त थोड़ा सा लगेगा। तो आप देखिए डीपीडी का मतलब क्या होता है, डीपीडी, ठीक है, डीपीडी, हाँ जैसे मैं जो समझा रही थी मैं उसको बता दूंगी आपको। डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने 2 सोल्यूट ऐड किया और यहाँ पे हमने कितना सोल्यूट ऐड किया, 4 सोल्यूट ऐड कर दिया ना मैंने, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ पे डीपीडी में ये डीपीडी कम है, ये डीपीडी कम है क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर में कम डिफिशियंसी हुई है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रेशर में डिफिशियंसी ज़्यादा हुई है क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल हमने ज़्यादा डाला है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर में डिफिशियंसी जो यहाँ, क्योंकि अगर आप प्योर वाटर ले लीजिए तो प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप उसको सोल्यूट ऐड करते जाएंगे डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट आती जाएगी। तो कम सोल्यूट उसका डीपीडी कम, ज़्यादा सोल्यूट मिला है डीपीडी बढ़ता गया। तो बताइए वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, जहाँ पे कम सोल्यूट है यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट है वहाँ पे वाटर कम है। तो इसकी डीपीडी कम है, इसके डिफ्यूजन प्रेशर में कम डिफिशियंसी आई है और इसके डिफ्यूजन प्रेशर में ज़्यादा डिफिशियंसी आई है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। डीपीडी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। कभी कभी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है कि एक सेल है, सेल ए है, उसका डीपीडी -2 है, एक सेल बी है उसका डीपीडी -6 है। बताइए मुझे कि मान लीजिए +2 है और ये 6 है, तो बताइए मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। तो जो वाटर का मूवमेंट है वो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है, मतलब ए टू बी होगा। या कभी कभी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि आपको ऑस्मोटिक सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहेगा, सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहेगा, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है आपको 6 दे दिया है और इसका टर्गर प्रेशर आपको 3 दे दिया है। बी का, सेल बी का ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए चालांकी क्या चलेगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ 3 दिया है और उसका टर्गर प्रेशर ने देखिए वॉल प्रेशर दे दिया है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि वॉल प्रेशर भी टर्गर प्रेशर के बराबर ही होता है। तो आप सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर 3 आ जाएगा और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर 2 आ जाएगा। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, सेल बी टू ए होगा। तो सिंपल सी बात है, कम सोल्यूट मिला है तो डिफिशियंसी कम आई, डीपीडी कम है, ज़्यादा सोल्यूट मिला है तो डीपीडी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। लेट मी चेक द टाइम, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो कम अभी हमने 2 चीज़ें समझी कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है और इसके बाद
जो वाटर पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। सोल्यूट पोटेंशियल जितना ज़्यादा आप सोल्यूट मिलाएंगे, ओके, जितना ज़्यादा आप सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे वो ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, और जो ज़्यादा नेगेटिव वो कम है, ठीक है ना, इतना तो हमें पता है ना, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि प्लाज्मोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्लाज्मोलिसिस में आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कोई प्लांट को डालते हैं तो वाटर का जो वाटर सबसे पहले बाहर कहाँ से आता है, बताइए मुझे, कहाँ से बाहर आता है? साइटोप्लाज्म से, फिर आएगा वो एक्यूल से बाहर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, टोनिसिटी, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कम टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द लिविंग सिस्टम। इसके अलावा नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसके अलावा क्या होगा बताइए मुझे? एक चीज़ और हम यहाँ पे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक टर्म और दिया है ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी डिस्कस करेंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी डिस्कस करेंगे। सो लेट मी डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक। जैसे अब देखिए क्या है यहाँ पे सवाल, सब मैंने सब जितने भी टाइप के सवाल आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही सवाल आएंगे, डीपीडी पूछ सकता है, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, तो ये सब वाटर का आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टाइम बचाना है, तो लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव निकालेंगे। डीपीडी लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, डीपीडी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब जैसे ऑस्मोसिस क्या है मैंने आपको बता दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जैसे सपोज करिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर को एकदम ध्यान से समझना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को एकदम ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक प्योर वाटर लिया, बस बार बार मैं प्योर वाटर ले रही हूँ, ध्यान से समझना है इसको। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। यहाँ पे हमने दो वाटर ही है लेकिन दो सोल्यूट मिलाया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आप यहाँ पे सोल्यूट मिलाएंगे तो बताइए मुझे क्या होगा? वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा ना, यहाँ से वहाँ, यहाँ होगा हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। अगर इस ऑस्मोसिस को हमें रोकना होगा, इस ऑस्मोसिस को हमें रोकना होगा, तो हम क्या करेंगे? एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, किस पे? इस पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे दबा देंगे, जिससे ऑस्मोसिस के वाटर का मूवमेंट रुक जाएगा। एक चीज़ है, मान लीजिए ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, यहाँ कम सोल्यूट है, मान लीजिए प्योर वाटर नहीं है, छोड़ दीजिए, तो ये सोल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक, और ये कैसा है? हाइपरटोनिक। यहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट है। अब ये मत सोचिएगा कि कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब सोल्यूट कम ज़्यादा वाला केस मैं नहीं बता रही हूँ, कि मतलब आप वैसा कहते हैं ना, सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है सोल्यूट कम है तो हाइपो कहते हैं, सोल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है तो हाइपर, ऐसा नहीं। बस मैं इतना बता रही हूँ कि जहाँ पे सोल्यूट कम है उसको हाइपोटोनिक कहा, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है उसको हाइपर कह दिया। बताइए मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हमने प्रेशर लगाया उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे। कहाँ लगाया गया? हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे। क्या बताया मैंने? नेट ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया उसी को हम लोगों ने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब ये भी डीपी, आप कहेंगे मैडम ने डीपीडी को भी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से ऐड कर दिया, इसको भी। आप समझिए ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा जितना ज़्यादा सोल्यूट बढ़ जाएगा। जैसे मैंने एक सिस्टम ये लिया, दूसरा मैं ये ले रही हूँ। यहाँ पे सोल्यूट बड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और यहाँ पे 2 है, सेम इसके जैसा है। बताइए मुझे वाटर का मूवमेंट ज़्यादा कहाँ होगा? तेज़ी से कहाँ होगा? फास्ट कहाँ होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है? यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। जब हमने सोल्यूट बढ़ा दिया तो वाटर कम हो गया, डिफरेंस बढ़ गया ना, डिफरेंस बढ़ गया, तो इसमें डिफ्यूजन बड़ा फास्ट होगा, ऑस्मोसिस बड़ा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस वन।
जब इसमें ऑस्मोसिस फास्ट होगा तो इसको रोकने के लिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। किस में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लगाया हमने? सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अगर ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ही हमने सोल्यूट पोटेंशियल कहा था, सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जितना ज़्यादा होगा, सोल्यूट पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। डिफरेंस इन दोनों में क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस क्या है? ये एनसीईआरटी की लाइन है। दोनों इक्विवेलेंट हैं, डिफरेंस केवल साइन का है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दोनों जितना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जितना ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जितना ज़्यादा होगा सोल्यूट पोटेंशियल उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो लाइन आपके एनसीईआरटी में दी है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ओनली डिफरेंस कहाँ पे है? कहाँ है? साइन का है। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक, इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है ऑस्मोमीटर का, एग मेम्ब्रेन का। एग मेम्ब्रेन कैसे बनाना है ये दिया है, बस मैं समझा दे रही हूँ। इस इन्होंने क्या किया, एक एग ले लो आप, इसको यहाँ से पोर कर दो। पोर करने के बाद इसके सारे के सारे जो एग योक और एल्ब्यूमिन वगैरह निकाल दो। बचा क्या? बचा इसका बाहरी कवच और अंदर एक मेम्ब्रेन। अब हमने क्या किया, एक वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया एक बीकर में। इसमें हमने क्या किया, जो एग है जहाँ से हमने फोड़ा है उसको एक फनल के अंदर डाल देंगे। फनल के अंदर डाल दिया इस एग को, फनल के अंदर डाला और इस फनल एग के सेल को हम डाइल्यूट HCl में डाल देंगे। जब इसको हम डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरह से टूट जाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया तो बचा क्या, एक मेम्ब्रेन बच जाएगी। यहाँ पे एक ऐसी मेम्ब्रेन बच जाएगी जिसको हम कहेंगे एग मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कैसी? सेमी परमिएबल है। कैसी है? सेमी परमिएबल है। इस फनल के अंदर हमने क्या रख दिया, शुगर सोल्यूशन रख दिया, शुगर सोल्यूशन। और यहाँ पे हमने वाटर रखा है, यहाँ पे हमने क्या रखा, वाटर। कुछ देर बाद देखेंगे, यहाँ तक शुगर सोल्यूशन मान लीजिए है, कुछ देर बाद देखा कि इसका शुगर सोल्यूशन ऊपर उड़ गया। ऑस्मोसिस दर्शा रहा है कि वाटर यहाँ से यहाँ, क्योंकि शुगर सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का मूवमेंट हायर वाटर कंसनट्रेशन टू लोअर वाटर कंसनट्रेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, हाइपोटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आज हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करेंगे।